Children, today we are going to read the chapter Key Elements of a Democratic Government. आपने डेमोक्रेसी के बारे में इसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। डेमोक्रेसी के 3 मेन एलिमेंट्स यानी कि की एलिमेंट्स, मुख्य 3 विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। लेसन में मैंने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई लेसन आपको पढ़ना है उस लेसन को पहले पढ़िए। NCERT की बुक्स में हर चीज़ को एग्जाम्पल देके बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसमें बताया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हैं, 3 हैं, और इन्हीं को इस लेसन में डिस्कस भी किया है। पहला है पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि लोग पार्टिसिपेट करें। दूसरा है द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? विवाद, कोई लड़ाई झगड़े की जड़, वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। और रिजोल्यूशन का मतलब है उसका सॉल्यूशन, हल करना। और तीसरा है इक्वलिटी, समानता, एंड जस्टिस, न्याय, जो कि एक ही पॉइंट है। अगर समानता है तो न्याय मिलेगा, और अगर न्याय चाहिए तो इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो लेसन में कितने अच्छे तरीके से समझाया है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है साउथ अफ्रीका का, मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कि 3 तरह के लोग रहते हैं। एक तो रहते हैं ब्लैक पीपल, जो कि साउथ अफ्रीका के ही हैं, और वाइट्स हैं जो कि वहाँ आके बस गए। तीसरे इंडियंस है जो वहाँ मजदूरों के रूप में या व्यापारी के रूप में आए। तो 3 तरीके के लोग हो गए। अब ये एक लड़की है माया नायडू, जो कि 11 इयर्स की है, साउथ अफ्रीकन गर्ल है, जो कि जोहान्सबर्ग एक बहुत ही मेन सिटी है वहाँ का, ये वहाँ रहती है। एक दिन वो पुराने बॉक्सेस को क्लियर करने में अपनी माँ की हेल्प कर रही थी, तो उसे एक स्क्रैप बुक मिली। स्क्रैप बुक जिसमें पिक्चर्स वगैरह पेस्ट की हुई होती हैं। उसमें एक यंग बॉय की पिक्चर थी जिसका नाम था हेक्टर पीटरसन। तो नेचुरली उसने अपनी माँ से पूछा कि ये किसकी पिक्चर है। और दूसरी बात ये थी कि इस बॉय को पुलिस ने शूट कर दिया था, गोली मारी थी। तो उसने वो शौक से पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो तब उसकी माँ ने बताया कि साउथ अफ्रीका में ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो भी हाईलाइटेड है ना, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि साउथ अफ्रीका में पहले अपार्थीड लॉज का चलते थे। अब अपार्थीड क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जो कि आगे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में भी आता है। अपार्थीड का मतलब होता है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कि किसी को किसी की जाति के आधार पे, अब जातियाँ मतलब क्या होती हैं कि कुछ काले रंग के लोग हैं, कुछ वाइट कलर के, वाइट स्किन वाले लोग हैं, कुछ किसी एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो उसके आधार पे उन्हें अलग कर देना। अब साउथ अफ्रीका को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था इन लोगों ने। अपार्थीड जहाँ फॉलो हो रहा था, वाइट जो कि बाहर से आए थे, ब्लैक जो कि वहीं के रहने वाले थे, इंडियन जो इंडिया से मजदूरी करने या व्यापार करने गए थे, और कलर्ड रेसेस जिनका रंग गेहुआ होता है। ब्लैक स्किन उन्हें डार्क स्किन ही कहेंगे। और लॉ के अनुसार ये रेसेस, अब फ़र्क क्या हुआ, बांट दे तो बांट दिया, लेकिन फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि ये एक दूसरे से मिक्सअप नहीं हो सकते थे। मिंगल का मतलब होता है मिक्सअप होना। जैसे आप तो किसी भी, चाहे किसी कैसी भी स्किन का कलर हो, अब तो सबसे मिक्सअप हो सकते हैं ना। अब आप साउथ अफ्रीका की टीम में देखते हैं कि उसमें वाइट वाले भी हैं, ब्लैक वाले भी हैं। उस समय मिक्सअप नहीं हो सकते थे, और वो एक दूसरे के पास भी नहीं रह सकते थे, और ना जो भी कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बसेस हैं, स्कूल है, मंदिर हैं, तो वो शेयर नहीं कर सकते थे। अब ये तो माया को बहुत ही अजीब लगा। तो तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि ये माया है और ये उसकी मदर है। ये स्क्रैप बुक इसने अपने हाथ में ले रखी है कि उन लोगों के लिए हॉस्पिटल भी अलग थे और उनकी एम्बुलेंस भी अलग थी। एम्बुलेंस वाइट पीपल के लिए वो होती थी जिनमें सारी सुविधाएं थी, और जो ब्लैक की होती थी उसमें कुछ भी नहीं होता था, बहुत ही कम सुविधा होती थी। और सेपरेट ट्रेन थी, बसेस अलग अलग थी, और तो और बस स्टॉप भी अलग थे ब्लैक और वाइट के।
तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा व्यवहार होता होगा। जो नॉन वाइट से सबसे बड़ी बात, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था, वो नहीं चुन सकते थे कि उन पे कौन शासन करेगा। इसके अलावा और क्या पक्षपात था कि जो कंट्री में, उन्हीं के कंट्री में, क्योंकि जो ब्लैक थे वो तो वहीं के रहने वाला था, उनका कंट्री था ना वो, तो वहाँ की जो बेस्ट लैंड थी वो तो थी वाइट लोगों के लिए, और जो नॉन वाइट थे यानी कि ब्लैक थे, दूसरे लोग थे, वो ख़राब वाली लैंड पे रहने के लिए मतलब या काम करने के लिए विवश थे। अब उसी ब्लैक, वहाँ पर एक साउथ अफ्रीका में ब्लैक टाउनशिप थी जिसका नाम था साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, जिसे शॉर्ट में कहते थे सोवेटो। हेक्टर पीटरसन यहीं रहता था और उसके क्लासमेट प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट क्या होता है? विरोध करना। विरोध कर रहे थे किस बात को लेके? कि अफ्रीकांस लैंग्वेज को लेके। अब इसमें समस्या क्या थी? इसमें समस्या ये थी कि ये लैंग्वेज अफ्रीकांस वाइट लोगों के द्वारा बोली जाती थी, और जबकि जो अफ्रीकन लड़के थे, ब्लैक थे, वो चाहते थे कि उन्हें उनकी लैंग्वेज जिसका नाम था जूलू वो पढ़ाई जाए। तो क्या किया पुलिस ने? जो साउथ अफ्रीका की पुलिस थी, प्रोटेस्टर्स को बड़ी निर्ममता से पीटा और जो हेक्टर था उसको शूट कर दिया, गोली लगी और 19 जून 1976 में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी। ये उन ग्रुप का लोगों का ग्रुप था जो कि अपार्थीड के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे, कि ब्लैक के साथ जो भेदभाव होता है उसके अगेंस्ट। इनके लीडर कौन थे? ये नाम याद रखिए, ये थे नेल्सन मंडेला। अब ये इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और फिर फाइनली ये ईयर आप याद रखिए 1994 में जो साउथ अफ्रीका था वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया और अब सभी रेसेस के लोग इक्वल माने जाने लगे। इसके बाद ये अब इसमें की एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं। जैसा कि शुरुआत में बताया था, सबसे पहला है पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे होगा? तो लोग इलेक्शन करते हैं। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट देम। लोग अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं वोट डालकर, जैसा हमारे कंट्री में भी होता है। और फिर ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी कि जो लीडर्स जो चुने जाते हैं, वो उनकी तरफ से डिसीजन लेते हैं। और तब वो लोगों के क्या इंटरेस्ट हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, लोग जिन्होंने उनके चुन के भेजा है, वो उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जितनी भी गवर्नमेंट हैं पूरे वर्ल्ड में, वो एक फिक्स्ड टाइम के लिए इलेक्ट होती हैं। जैसे हमारे इंडिया में 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होती है। मान लीजिए कोई भी चुनेगा, मान लीजिए जैसे अब नरेंद्र मोदी हैं तो वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट हुए और वो उन्हें दोबारा बनना है। जैसे अब 8 ईयर कंप्लीट हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो वो दोबारा से इलेक्शन लड़े, फिर री इलेक्टेड होते हैं, दोबारा चुने गए तो दोबारा फिर वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये इलेक्शन से लोगों का पार्टिसिपेशन होता है उसमें। और इसके बाद पार्टिसिपेशन, अब ये नहीं कि केवल जो नेता बने बस वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं, दूसरे तरीके भी हैं पार्टिसिपेट करने के। यहाँ मैंने हाईलाइट किया है कि कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि हम गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है उसमें इंटरेस्ट लें और उसे क्रिटिसाइज़ करें। अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट की ये बात गलत है तो उसको कहें कि ये गलत है। तो ऐसा एक एग्जांपल देखो यहाँ पे बुक में आपके दिया है। 2005 में क्या हुआ कि एक कोई भी गवर्नमेंट थी, उसने रेट बढ़ा दिए किस चीज़ के? इलेक्ट्रिसिटी के। अब लोगों ने अपनी डिसअप्रूवल करी। डिसअप्रूवल का मतलब होता है अस्वीकृति, नहीं स्वीकार किया कि नहीं, हमें नहीं रेट बढ़ने देंगे इलेक्ट्रिसिटी के। उसके लिए उन्होंने रैली निकाली, सिग्नेचर कैंपेन निकाला। अब ये सिग्नेचर कैंपेन क्या होता है? एक पेपर पे जो बात कहनी होती है वो लिखी जाती है और उस बात से जितने लोग एग्री करते हैं वो अपने साइन करते हैं, उसे कहते हैं सिग्नेचर कैंपेन। तो गवर्नमेंट ने को फिर उन्होंने समझाया कि भाई हम नहीं रेट बढ़ने से एग्री करते। आखिर में
गवर्नमेंट को इंक्रीज, जो भी बढ़ोतरी की थी, इंक्रीज का मतलब बढ़ोतरी, वो विड्रॉ करनी पड़ी। और इस तरह से लोगों ने गवर्नमेंट का डिसीजन भी चेंज करवा दी। ये भी पार्टिसिपेशन का एक तरीका होता है। यहाँ देखो, अप्रूवल या डिसअप्रूवल इस तरीके से भी कह सकते हैं। न्यूज़पेपर में बहुत सारे कार्टून छपते हैं, यहाँ ये बहुत सारे पोट रखे हुए हैं। नॉट बैड, वन ऑफ द टैप्स इन द नियर बाई विलेज मस्ट बी गेटिंग वाटर, के पास के गांव में किसी एक टैप में ज़रूर पानी आ रहा होगा। अब ये भी अपनी बात कही है न्यूज़पेपर के माध्यम से। गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपनसेशन टू फ्लड विक्टिम्स। फ्लड बाढ़ होती है, विक्टिम्स का मतलब जो उससे पीड़ित व्यक्ति हैं, जो उससे प्रभावित हुए। कंपनसेशन का मतलब होता है हर्जाना, फाइन, पैसा, यानी कि क्षतिपूर्ति के लिए पैसा, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई का पैसा, कि गवर्नमेंट को फ्लड विक्टिम्स को पैसा देना चाहिए ताकि उनका जो नुकसान हुआ उसकी वो भरपाई कर सकें। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये पोस्टर बैन करने के बारे में है। ये लेटर लिखते हैं, ये लिखा ना, लेटर टू द एडिटर। आप भी न्यूज़पेपर खोलेंगे, उसमें कॉलम होता है, तो लेटर में लिखे भी अपनी बात कह सकते हैं। ये भी पार्टिसिपेशन का तरीका है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये आप याद रखिए, मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसमें धरना, रैली, स्ट्राइक, हड़ताल, सिग्नेचर कैंपेन हैं। और जो चीज़ें अनफेयर लगती हैं, अनजस्ट लगती हैं, उन्हें आगे ला सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कार्टून में लेटर लिख के या उसमें न्यूज़ छपवा कर, तो न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, टीवी से, ये भी एक पार्टिसिपेशन का तरीका होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो वुमेन हैं, ये विरोध कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो ये भी सही है कि डेमोक्रेसी में सारे लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये भी सही है कि सारे सेक्शन भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर लोग करते क्या हैं कि वो अपना कोई सोशल मूवमेंट बना लेते हैं, जिससे कि सरकार को चैलेंज करते हैं। अब ये ग्रुप कौन से हैं? जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी है। माइनॉरिटी कम्युनिटी में जैसे मुस्लिम हैं, जैन हैं, सिख लोग हैं, पारसी लोग हैं, तो ये बुद्धिस्ट हैं। तो इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, और उसमें दलित भी आते हैं, आदिवासी जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं उन्हें आदिवासी कहते हैं, वुमेन हैं। तो ये अपने ग्रुप बना लेते हैं, और वो ग्रुप फिर सब लोगों की तरफ से जो कि डिमांड होती है, जो वो चाहते हैं, जो वो मांग करते हैं, उसको कह सकते हैं। ये भी पार्टिसिपेशन का एक तरीका होता है। अब ये कि देखो कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंट्री के लोग अलर्ट होंगे तो कंट्री स्ट्रॉन्ग बनेगा। और अगर अलर्ट ही नहीं होंगे, जो सरकार कर रही है करती रहे, कोई किसी को कोई मतलब वास्ता नहीं है, तो फिर सरकार अपनी मनमर्जी से करेगी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसलिए लोगों का अलर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब वो फर्स्ट पॉइंट था पार्टिसिपेशन, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये आपने देख लिया। इलेक्शन हो गया, सेकंड नंबर पे ग्रुप बना लिए, वो आपकी तरफ से बात करेंगे। और तीसरा हो गया रैली, धरना और स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन। न्यूज़पेपर के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टीवी के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? वाद विवाद। कभी भी देखो किसी बात को लेके वाद विवाद हो सकता है, मुझे ये बात पसंद है, आपको दूसरी बात पसंद है, तो उसे सॉल्व कौन करेगा? तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि आपने माया की स्टोरी में देखा कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वायलेंस हुई, डेथ भी हो गई। तो कॉन्फ्लिक्ट होते कब हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि जब लोग अलग अलग कल्चर के होते हैं, अलग अलग रिलीजन, धर्म। देखो, रीजन और रिलीजन सेम वर्ड नहीं है। रिलीजन धर्म होता है, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म। रीजन एरिया होता है, राजस्थान का एरिया अलग, तमिलनाडु का अलग, जम्मू कश्मीर का रीजन अलग है, उनकी अलग तरह की डिमांड हो सकती हैं। इकोनॉमिक, कोई गरीब है, कोई अमीर है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, ये सब एक साथ नहीं चल सकते। सब में कुछ ना कुछ लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और कभी कभी क्या होता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग वॉयलेंट हो जाते हैं, और जिससे कि फियर, डरने लगते हैं, टेंशन हो जाता है उस एरिया में। तो तब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट उस मैटर को रिजॉल्व करे। इसमें वर्ड याद करिए, रिजॉल्व करना, हल करना।
अब यहाँ पर इसमें यहाँ बताया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रूल्स बनाए हैं, लॉ बनाए हैं कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, डिफरेंसेस हो, तो गवर्नमेंट को लॉ के हिसाब से उसको सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, देखो रिलीजियस प्रोसेशन निकलते हैं, प्रोसेशन जुलूस होता है। कभी आपने देखा, कभी मुस्लिम के निकलते हैं, कभी हिंदू के, कभी सिख के निकलते हैं ना, जिन्हें शोभा यात्रा भी कहते हैं, जुलूस भी कहते हैं। अब मान लीजिए कभी रूट को लेके कोई झगड़ा हो गया कि तो फिर क्या होगा, पता है कि हाँ भाई इस रूट को लेके झगड़ा हो सकता है, तो तब पुलिस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और वो उसी जो भी कम्युनिटी है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि उसके लीडर से बातचीत करती है और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती है। ठीक है, एक तरीके में पुलिस का रोल हो गया। अब दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है रिवर का। अब रिवर्स भी कॉन्फ्लिक्ट का इशू होता है। क्यों होता है कि कोई रिवर किसी वन स्टेट से शुरू होती है और दूसरे स्टेट से वो फ्लो होती है, बहती है, तीसरे में जाके उसका एंड होता है। अब वाटर तो सबको ही चाहिए, तो वो सॉल्यूशन कैसे होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाया है कावेरी रिवर का। कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ये कर्नाटका, ये याद रखिए, रिवर का नाम है कावेरी, स्टेट का नाम है कर्नाटका और तमिलनाडु। अब इस रिवर का वाटर कर्नाटका में कृष्णा राजा सागर डैम, क्या नाम है, कृष्णा राजा सागर डैम है, वहाँ ये कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट के इरिगेशन के लिए, सिंचाई करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो बेंगलुरु सिटी आपने नाम सुना होगा, वहाँ इससे वाटर की सप्लाई होती है। और तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु में मैट्रू डैम है, तो ये वाटर स्टोर करते हैं वहाँ पर और ये क्रॉप्स के लिए करते हैं, खाली वाटरिंग के लिए। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि तमिलनाडु में डाउन स्ट्रीम है, यानी कि पानी ऊपर से बह के आता है। अब वो पानी तो तभी भरेगा जब पानी ऊपर से अप स्ट्रीम से रिलीज किया जाएगा, रिलीज के बाद छोड़ना, तो कर्नाटका से छोड़ा जाएगा तभी तो तमिलनाडु में आएगा ना पानी। अब दोनों स्टेट में कैसे हो कि बराबर कोई तराजू तो है नहीं कि तोल लेंगे पानी इतना हो गया, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें स्टेप इन करना पड़ा, इंटरफेयर करना पड़ा, और तब देखा कि कैसे दोनों स्टेट में वाटर का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि सही सही डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये कावेरी रिवर है जो कि कहाँ पे, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, इसको लेके थोड़ा झगड़ा है। अब ये सेकंड पॉइंट की बात थी कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनका रिजोल्यूशन। अब ये थर्ड पॉइंट है इक्वलिटी और जस्टिस। तो इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का की आइडिया है। दो देखने में दो अलग अलग वर्ड लगते हैं, लेकिन है ये एक ही कॉइन के दो एस्पेक्ट, दो साइड्स। क्योंकि इक्वलिटी है, समानता, तो ही न्याय मिलेगा। न्याय चाहिए तो इक्वलिटी होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि हमारे कंट्री का ही एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, और वो एग्जाम्पल है अनटचेबिलिटी। आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है। पहले अनटचेबिलिटी थी, कुछ ऐसा हमारी सोसाइटी में एक वर्ग ऐसा था जिसको लोग कहते थे कि इन्हें टच नहीं करना है। उन्हें ना तो एजुकेशन का राइट था, जैसे आपने उसमें पढ़ा है साउथ अफ्रीका का ब्लैक को कोई राइट नहीं थे, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी, यानी कि प्रेयर, टेंपल में भी जाके भी प्रेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हमारा कंट्री फ्री हुआ 1947 में, तो अनटचेबिलिटी को लॉ के द्वारा बैन कर दिया गया, यानी कि उसे ख़त्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से अनटचेबिलिटी ख़त्म हुई। इसके बाद यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी दिए हैं, खाली यही नहीं कि एक ही इशू को लेके आप न्याय की और उसकी बात कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है सोसाइटी में बॉय और गर्ल को लेकर। हमारी सोसाइटी में गर्ल चाइल्ड से ज़्यादा
बॉय चाइल्ड की वैल्यू होती है और उसकी केयर की जाती है। अब ये भी तो गलत है ना भाई, दोनों सब बराबर हैं। जब इक्वलिटी है तभी न्याय मिलेगा। अगर आप पहले से मान के रख लेंगे कि बॉयज़ को ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए तो दूसरे को साथ तो अन्याय हो गया ना। तो यहाँ पर इक्वलिटी के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया, लॉ बनाया और उसको लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने ये तक किया कि या तो गर्ल्स की फ़ीस को वेव कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, और या फिर स्कूल कॉलेज में कम कर दिया जाए। तो इससे इक्वलिटी रहेगी। और वैसे भी अब आप देखते हैं जॉब्स के लिए और एडमिशन के लिए सब में इक्वल सबको मिलता है मौका। तो इस तरीके से इक्वलिटी और जस्टिस को अपनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। देखो चिल्ड्रन, अब आपको आई एम श्योर कि जब आपने लेसन को एक बार रीड कर लिया ना, चाहे उसके मेन पॉइंट्स रीड करें हैं, आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह समझ में आएंगे। क्योंकि क्लास 6 के बच्चों के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। तो आप पहले लेसन की वीडियो ज़रूर देखिए, फिर आप देखना कि आपको सारे जो भी इसके मेन पॉइंट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।